एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे इस न्यू लेक्चर में, जिसमें हम पिछले एक साल के डिफेंस रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर सीरीज आप लोगों की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही होगी, क्योंकि इस समय आप लोगों के पास टाइम काफ़ी कम होता है। और यदि आपको एक वीडियो के माध्यम से ऐसे टॉपिक्स को कवर करा दिया जाए तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप इसको ईयरफोन लगाकर कभी भी सुन सकते हैं, खाना खाते समय आप इसको सुन सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली घूम रहे हैं तो भी इसको ईयरफोन लगाकर सुन सकते हैं। ओके, तो अगर पिछले लेक्चर्स की कुछ बात करें तो आप लोगों का रिस्पॉन्स में काफ़ी बेटर भी रहा था, और इसी तरीके से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने वाले हैं। और अभी तक इसमें 3 वीडियोस को ही लॉन्च किया गया है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर जो प्राइवेट वीडियो आपको दिखाई दे रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 4th वीडियो आप लोगों के लिए है इस सीरीज़ में, और इसी सीरीज़ को अभी हम कंटिन्यू रखेंगे। और जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको हम ऐसे ही कवर करते रहेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी को कवर करने वाले हैं, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ में इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसके अंतर्गत आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ते हैं जो आपके न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा रहती हैं। लाइक आपने अग्नि के बारे में सुना होगा, उसको रिसेंटली इंडिया के द्वारा टेस्ट किया गया है। तो ये जो न्यू मिसाइल्स होती हैं, न्यू एयरक्राफ्ट होते हैं, न्यू हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उन सभी के बारे में हमें डिफेंस के अंतर्गत पढ़ना होता है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। फर्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज स्काई लाइट। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इंडियन आर्मी के द्वारा स्काई लाइट मेगा एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है, ताकि हम अपने स्पेस डोमेन कैपेबिलिटी को इन्हांस कर सकें। सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइक आप अगर इंडिया की सिचुएशन को देखें तो हमारे दो तरफ दुश्मन मौजूद हैं। एक तरफ है चीन और दूसरी तरफ है पाकिस्तान। ऐसे में यदि कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए या इवन वॉर ही हो जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन ठीक तरीके से वर्क करने चाहिए, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के आप वॉर को नहीं जीत सकते। तो ऐसे में स्काईलाइट मेगा एक्सरसाइज के माध्यम से हम अपने सैटेलाइट सिस्टम की ऑपरेशनल रेडीनेस और रोबस्टनेस को चेक करना चाहते हैं कि अगर वॉर हो गया तो ये सैटेलाइट सिस्टम सही तरीके से वर्क कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ओके, उसके बाद यदि हम बात करें इंडियन आर्मी के लिए एक डेडिकेटेड सैटेलाइट की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक केवल इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए ही एक डेडिकेटेड सैटेलाइट बनाया गया है। इंडियन आर्मी के लिए कोई भी डेडिकेटेड सैटेलाइट अभी तक नहीं है। हालांकि इंडियन आर्मी के द्वारा इसरो के बहुत सारे सैटेलाइट को यूज़ किया जाता है, बट डेडिकेटेड सैटेलाइट अभी इनके लिए नहीं है। लेकिन इसको डिज़ाइन हम लोग कर रहे हैं, और 2025 तक इंडियन आर्मी का अपना डेडिकेटेड सैटेलाइट होगा, जिसका नाम होगा GSAT-7B। और रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इस प्रपोजल को अपना क्लियरेंस भी दे दिया है। अब इसको डेवलप कौन करेगा? आप जानते ही हैं, इसरो के द्वारा इन सारी चीज़ों को डेवलप किया जाता है, जितने भी हमारे सैटेलाइट हैं। बस इसमें डिफेंस सर्विस को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया जाना है। ये हो गया एक्सरसाइज स्काईलाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक आरटीआई के माध्यम से दिल्ली पुलिस ने ऐसा बताया है कि उनके फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को लगभग 80% से ज़्यादा हद तक हम मैच कर सकते हैं। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 80% से ज़्यादा अगर आपका मैच रेशियो है तो बहुत बेटर है। अब ये होता क्या है एक्चुअल में? फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एक एल्गोरिदम बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो आपके फेस की डिजिटल मैपिंग करने का काम करती है। ठीक है सर, डिजिटल मैपिंग का मतलब क्या होता है कि एक रेडार निकलेगा किसी भी डिवाइस से, और रेडार के द्वारा आपके फेस की पूरी मैपिंग की जाएगी। कितनी इसमें डिस्टेंस है ऊपर से नीचे तक, या फिर राइट टू लेफ्ट कितने डिस्टेंस है, इन सभी को मेज़र किया जाता है। आपके आइज़ के बीच में कितनी दूरी है, इन सभी को मेज़र किया जाता है। नोज़ कितनी दूरी है, ये सारी चीज़ें मेज़र की जाती हैं, और इस तरीके से आपका डिजिटल मैप प्रिपेयर होता है। फिर हम क्या करते हैं, इस डिजिटल मैप के थ्रू आपका जो फेस हमने इसमें कवर किया है उसको डेटाबेस के साथ मैच कराया जाता है कि ये किसका फेस हो सकता है। अब इसको हम कई जगहों पर यूज़ करते हैं, लाइक आप अपने फ़ोन को अनलॉक करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, या फिर बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम में भी फेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब ये 2 तरीके से यूज़ होती है। एक तो इसमें मॉडल है 1-on-1 वेरिफिकेशन। 1-on-1 वेरिफिकेशन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पहले किसी भी व्यक्ति के फेस को एक डिजिटल मैप के फॉर्म में रजिस्टर करते हैं, और उसके बाद डेटाबेस से उसको मैच कराया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो फॉर्मूला होता है, इसका दूसरा जो तरीका होता है वो होता है 1-on-end आइडेंटिफिकेशन।
यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली किसी फोटोग्राफ या फिर वीडियो के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के फेशियल मैप को क्रिएट करते हैं। कभी कभी क्राइम सीन हो जाता है, उसमें कोई वीडियो में व्यक्ति आया है, तो हम क्या करेंगे, उस वीडियो के थ्रू उस व्यक्ति की मैपिंग करने की कोशिश करेंगे, और जितना भी हमारा फेशियल डेटाबेस है उस डेटाबेस के साथ इस फेस को मैच कराया जाएगा कि ये फोटो या व्यक्ति में या वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में है कौन। ठीक है, अब इसका यूज कौन करता है, मोस्टली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा ही इसको यूज किया जाएगा। आप इतना मूवीज में देखते भी रहते होंगे। अब दो इश्यूज की बात करें इस टेक्नोलॉजीज के साथ, तो पहला तो ये है कि इसमें इनएक्यूरेसी काफी ज्यादा है, क्योंकि आपका जो सक्सेस रेशियो है वो मोर देन 80% है ना, 99% तो नहीं है। तो कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर आप किसी गलत व्यक्ति को अरेस्ट कर लें। दूसरा, यहाँ पर इसका मिसयूज भी हो सकता है और आपका सर्विलांस भी किया जा सकता है। आपके फेस की सारी इंफॉर्मेशन यदि किसी डेटाबेस में है, उसको हैक कर ले कोई, तो आपको वहाँ पे कहीं भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, आपकी ट्रैकिंग काफ़ी पॉसिबल हो सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रह्मोस मिसाइल। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1700 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है ताकि हम इंडियन नेवी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद सकें। अब ब्रह्मोस मिसाइल बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है इंडिया एंड रशिया के बीच, मतलब इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। और थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिएगा, इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर इनिशियली रखी गई थी और ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। नॉट ओनली इंडिया, ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से लगभग 3 गुना ज्यादा है, या फिर हम ये कहें कि इसकी स्पीड 2.8 मैक की होती है। अब इसका नाम कैसे रखा गया है, तो ब्रह्मोस नाम है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर और मोस्कवा रिवर से इसका नाम रखा गया है। ब्रह्मपुत्र भारत की रिवर है और मोस्कवा रूस की एक रिवर है, तो इन दोनों को मिलाकर हमने ब्रह्मोस को डिजाइन किया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ध्यान देनी है वो ये है कि ब्रह्मोस 2 स्टेज की एक मिसाइल है, जिसपे हम फर्स्ट स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज करते हैं और सेकंड स्टेज में लिक्विड रैमजेट इंजन का यूज करते हैं। क्योंकि जितनी भी आपकी क्रूज मिसाइल होती हैं, सुपरसोनिक मिसाइल होती हैं, वो रैमजेट टेक्नोलॉजी के बिना स्पीड आपको दे ही नहीं सकती। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और फर्स्ट स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके द्वारा बहुत ज्यादा थ्रस्ट उत्पन्न किया जाता है ताकि आपकी मिसाइल को लिफ्ट ऑफ किया जा सके। उसके बाद ये मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, मतलब आप इसको कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। आप लैंड के थ्रू, एयर के थ्रू या फिर सी के थ्रू इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी एक्यूरेसी। ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी रखती है, मतलब आप अगर इसको किसी टारगेट पर रखते हैं तो ये उस टारगेट को बहुत ही एक्यूरेट तरीके से हिट कर सकती है। किसी भी समय ये मिसाइल काम करने में सक्षम है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई भी वेदर कंडीशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मोस आपके लिए हमेशा इस्तेमाल हो सकती है। उसके बाद ये ऑपरेट करती है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर, जिसका मतलब होता है कि एक बार आपने इसको फायर कर दिया फिर भूल जाइए, ये अपने टारगेट को हिट करके ही आएगी और कोई ऑप्शन यहाँ बचता ही नहीं है। अगर आपने एक मूवी देखी हो पार्टनर, तो उसमें भी एक छोटा बच्चा मिसाइल बनाता है और वो कह देता है गो बेबी गो, तो वो मिसाइल फिर अपने टारगेट के पीछे ही लग जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये ब्रह्मोस मिसाइल भी है, अगर इसको आपने एक बार फायर कर दिया तो ये टारगेट को हिट करेगी ही करेगी। इसकी जो ओरिजिनली लिमिट थी वो 290 किलोमीटर थी, क्योंकि MTCR के अंतर्गत ये कहा गया था कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी MTCR से बाहर नहीं जाएगी जिसकी डिस्टेंस मोर देन 300 किलोमीटर हो। ये MTCR रिजीम का एक कैप लगा हुआ था, लेकिन 2016 में इंडिया ने खुद MTCR को ज्वाइन कर लिया, तो ऐसे में ये जो कैप लगा हुआ था ये भी हट गया, तो अब इसकी रेंज को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो अब ये 450 किलोमीटर और 600 किलोमीटर के वेरिएंट्स में भी डेवलप की जा रही है। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में हमने ब्रह्मोस के सुपरसोनिक वर्जन को सक्सेसफुल टेस्ट किया है और ये एंटी शिप वर्जन है, मतलब यहाँ पर हम इस मिसाइल के माध्यम से किसी भी शिप को टारगेट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगेन जनवरी 2022 में हमने एक्सटेंडेड रेंज C2C वेरिएंट को भी सक्सेसफुली टेस्ट किया है, और किस पोत के माध्यम से हमने इसको टेस्ट किया है, INS विशाखापट्टनम से हमने इस वेरिएंट को टेस्ट किया है। इसके बारे में चलिए थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं एक न्यू टॉपिक में।
इस मिसाइल को बेसिकली डेवलप किया था डीआरडीओ ने, और ये सुपरसोनिक वर्जन है, मतलब स्पीड लगभग साउंड से 3 गुना ज़्यादा होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसकी रेंज जो है वो थोड़ी सी बढ़ाई गई है, 350 से 400 किलोमीटर की रेंज में इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, यदि हम आईएनएस विशाखापट्टनम की बात करें तो प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत हमने 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर बनाए थे। सर, स्टेल्थ का मतलब होता है रेडार टेक्नोलॉजी से आपके शिप को प्रिवेंट करना, रेडार इसको ट्रैक नहीं कर पाएगी, इस तरीके की टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तो ये पोत में आप यूज़ कर सकते हैं, आप किसी एयरप्लेन में यूज़ कर सकते हैं, आप मिसाइल में यूज़ कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशन होते हैं। उसके बाद इसको कमीशन किया गया था 2021 में विशाखापट्टनम को, और 15B के अंतर्गत हमने कुछ और शिप भी डिज़ाइन किए गए थे। बेसिकली 4 चीज़ें हमने यहाँ पर डेवलप की थी। एक तो आपका आईएनएस विशाखापट्टनम हो गया, दूसरा मोरमुगाओ, उसके बाद इम्फाल एंड सूरत, ये कुछ हमने यहाँ पर पोत डेवलप किए थे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक इज AD-1, यानी ये एक एयर डिफेंस है। अब न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली DRDO के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 के सेकंड फेज को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। अब इसको समझ लीजिए, इसके स्पेसिफिकेशन है क्या। अब ये देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर है। इंटरसेप्टर का मतलब होता है किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना। मान लीजिए यहां पर आपकी इंडियन टेरिटरी हो और ये किसी दुश्मन देश की टेरिटरी हो, दुश्मन देश से हमारी टेरिटरी पर लॉन्च कर दी गई है एक बैलिस्टिक मिसाइल। तो ऐसे में हमारा ये जो AD-1 मिसाइल सिस्टम है, ये क्या करेगा, ये इसको डिटेक्ट कर लेगा कि एक मिसाइल आ रही है, एक बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, और इसको ये यहीं पर इंटरसेप्ट कर देगा। तो ये है हमारा AD-1 सिस्टम, और ये एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है, मतलब दूरी पर जाकर भी ये किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। और 2 तरीके से ये इंटरसेप्ट करता है, या तो एटमॉस्फेयर से बाहर इंटरसेप्ट कर सकेगा, या फिर एटमॉस्फेयर के अंदर भी किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। उसके बाद ये सिर्फ मिसाइल को ही इंटरसेप्ट नहीं करेगा, आप इसको एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें 2 स्टेज यूज की जाती हैं, और दोनों ही स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत हमने एडवांस कंट्रोल सिस्टम भी लगाया हुआ है इस मिसाइल को अच्छे तरीके से कंट्रोल करने के लिए, और नेविगेशन एंड गाइडेंस एल्गोरिदम भी लगा दिए गए हैं ताकि ये सही तरीके से किसी भी मिसाइल को ट्रैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, तो ये हो गया AD-1। नेक्स्ट टॉपिक इज हवासांग 17। ये क्या है, नॉर्थ कोरिया के द्वारा एक ICBM मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, और ये मिसाइल काफी ज्यादा खतरनाक है। आप जानते ही हैं, आपने नाम सुना होगा नॉर्थ कोरिया के किंग का, किम जोंग उन। तो वो खतरनाक खतरनाक मिसाइल्स को टेस्ट करते रहते हैं हमेशा। तो हवासोंग 17 भी एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि ये रोड के थ्रू ले जाई जाने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी लिक्विड फ्यूल्ड ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वर्ल्ड की सबसे बड़ी। इसीलिए हमारे लिए ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम इसके फ्लाई की बात करें, ये कितनी दूर तक फ्लाई कर सकती है। सो नियरली इसने 1000 किलोमीटर की रेंज को तय किया था जब इसको टेस्ट किया गया था, और लगभग 69 मिनट तक इसको यहाँ पर टारगेट तक पहुँचाया गया था। और इसका मैक्सिमम जो एल्टीट्यूड मेजर किया गया था इस बीच में, वो था 6000 किलोमीटर और लगभग। ओके, उसके बाद अगर इसके मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना ट्रैवल कर सकती है, तो ये 15,000 किलोमीटर तक जा सकती है, और ये यूनाइटेड स्टेट तक पहुंच सकती है। सो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से इस मिसाइल को डिज़ाइन किया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अग्नि 3, एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि अग्नि 3 के इंटरमीडिएट रेंज को अभी APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, और इसने अपने टारगेट को हिट भी किया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए। इसको हमने पहली बार टेस्ट फायर किया था 2006 में, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाई थी, और ये समुद्र में जाकर गिर गई थी। लेकिन उसके अगले ही साल 2007 में हमने इसके सेकंड टेस्ट को कंडक्ट किया, और इसने सक्सेसफुली अपने टारगेट को हिट किया। और अगेन थर्ड टेस्ट किया गया था 2008 में, तब भी इसने अपने टारगेट को हिट कर दिया था। नेक्स्ट, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करें जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जो टोटल रेंज होती है वो 3500 किलोमीटर है,
और ये 1.5 टन के वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। सर वॉरहेड का मतलब क्या होता है? आपके न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो किसी भी देश पर आपको न्यूक्लियर अटैक करना है तो अग्नि 3 के माध्यम से आप 1.5 टन के न्यूक्लियर वेपन को लेकर जा सकते हैं लगभग 3500 किलोमीटर तक। उसके बाद ये वर्ल्ड की मोस्ट एक्यूरेट एंड स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब अगर आपने इसे कोई टारगेट दे दिया तो ये उस टारगेट को काफ़ी एक्यूरेट तरीके से हिट कर सकती है। नेक्स्ट थिंग, रिसेंटली अग्नि के एक न्यू वेरिएंट को हमने डेवलप किया है जिसको आप अग्नि पी के नाम से जानते हैं। इसको हम अग्नि प्राइम भी कह देते हैं फुल फॉर्म के रूप में। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जिसकी मैक्सिमम रेंज 2000 किलोमीटर होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इवन ये ज़्यादा न्यूज़ में था तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लू बगिंग। अब ब्लू बगिंग न्यूज में क्यों है? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के द्वारा ऐसा बोला गया है कि कुछ ऐप जिसके माध्यम से यूजर अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप को कनेक्ट करने की कोशिश करता है वायरलेस के माध्यम से, इससे आपको काफी थ्रेट हो सकता है। ये आपके कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर सकता है। लाइक मान लीजिए ब्लूटूथ के माध्यम से आप अपने मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का ही मिसयूज किया जा सकता है ब्लू बगिंग के लिए। अब ब्लू बगिंग यहां पर निकला ही ब्लूटूथ से है, ब्लू मतलब ब्लूटूथ। अब ब्लू बगिंग बेसिकली एक टाइप की हैकिंग है। इसमें हम किसी भी डिवाइस को ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से एक्सेस कर लेते हैं। यहां पर हैकर क्या कर सकता है? एक बार आपकी डिवाइस को एक्सेस कर लिया तो आपके कॉल्स को सुन सकता है, आपके मैसेजेस को रिकॉर्ड कर सकता है और आपके जो इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट होते हैं उनको भी ये चुरा सकता है। इसके बाद यहाँ पर आपके जितने भी ब्लूटूथ कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, लाइक आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, या फिर अदर जो डिवाइसेस हैं जहाँ पर ब्लूटूथ का यूज़ होता है, वो सारे ही डिवाइसेस ब्लू बगिंग के माध्यम से हैक किए जा सकते हैं। प्रोसेस की बात करें किस तरीके से इसमें हैकिंग की जाती है, तो सबसे पहले ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस को फाइंड किया जाता है। आपकी डिवाइस यदि डिस्कवरेबल मोड में है तो कोई भी हैकर आपकी डिवाइस को डिस्कवर करके उससे अपने आप को पेयर कर सकता है, और एक बार पेयर हो जाने के बाद ये इसमें मेलवेयर को डाल देते हैं और मेलवेयर के थ्रू आपकी सारी इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। लेकिन इस पूरी ही प्रोसेस के लिए हैकर को आपके डिवाइस के 10 मीटर के रेंज में होना आवश्यक होता है। उसके बाद यहाँ पर पेयर होने के बाद ये मैंने सारी बात बताई थी कि मेलवेयर को आपके डिवाइस में इंस्टॉल कर दिया जाता है और आपके डिवाइस की अनऑथोराइज एक्सेस हैकर को मिल जाती है। फिर ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से चुरा सकता है, आपके मैसेजेस पढ़ सकता है, आपके कॉल को ट्रैक कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। उसके बाद कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस इससे अफेक्ट हो सकती है। इवन जो आपके वायरलेस ईयरबड्स होते हैं ना, जिससे आप म्यूजिक सुनते हैं अक्सर, वो भी ब्लू बगिंग के माध्यम से हैक किए जा सकते हैं। और यदि इनको हैक कर लिया गया तो आप कॉल जब उनसे रिसीव करेंगे तो उस कॉल से कोई भी ट्रैकिंग पॉसिबल हो जाती है। नेक्स्ट, अगर इससे बचना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए? तो आप अपने ब्लूटूथ को ऑफ रखिए, उसको डिस्कनेक्टेड रखिए जब भी आप इसको यूज ना कर रहे हों। दूसरी बात, आप अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखिए। लाइक आपके फ़ोन के जो सिस्टम अपडेट आता है उसको आपको हमेशा अपडेट करते रहना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बग्स को रिमूव कर दिया जाता है। बहुत सारे यूज़र ऐसे होते हैं जो अपने फ़ोन को कभी अपडेट ही नहीं करते क्योंकि उनका डेटा यूज़ हो जाता है, वो ऐसे सोचते हैं, या फिर उनकी मेमोरी फुल हो जाती है। बट ये भी आप देखिए कि इससे आपकी सिक्योरिटी भी इम्प्रूव होती है। उसके बाद आप पब्लिक वाईफाई का बहुत कम यूज़ करें। उसके बाद आप वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ताकि आपको कोई ट्रैक ना कर पाए। तो ये हो गए ब्लू बगिंग से बचने के उपाय। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अंडमान निकोबार कमांड के द्वारा इंडिजिनसली रूप से डेवलप्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 को इंडक्ट कर लिया गया है। इसका नाम है ALH ध्रुव। अब ये बेसिकली इसके स्पेसिफिकेशन आपको ध्यान देने हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ध्रुव के अंतर्गत आपके 2 इंजन रखे गए हैं। लाइक आपने अगर धमाल मूवी देखी होगी तो उसमें भी हेलीकॉप्टर में एक इंजन बंद हो जाता है, ओके, दूसरा इंजन चालू हो जाता है। तो यहाँ भी ट्विन इंजन को रखा गया है। ये मल्टी रोल एंड मल्टी मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। मल्टी रोल एंड मल्टी मिशन का मतलब होता है आप इसको कई जगह पर यूज कर सकते हैं। आप मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं, आप इसको सर्विलांस के लिए यूज कर सकते हैं, आप इसको सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कहीं पर मेडिकल इमरजेंसी है तो भी इसको यूज किया जा सकता है। इसका जो वेट है वो 5.5 टन का है और इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है।
नेक्स्ट, यदि इसके मेजर वेरिएंट्स की बात करें तो ध्रुव के अंतर्गत हमने 4 वेरिएंट्स डेवलप किए हैं, MK1, MK2, MK3 एंड MK4। इसका फुल फॉर्म होता है मार्क। तो मार्क 1, 2, 3, 4 इसमें डिजाइन किए गए हैं और स्पेशली आपको फोकस करना है मार्क 3 पर, क्योंकि ये मैरीटाइम रोल के लिए डेडिकेटेड है। मैरीटाइम रोल मतलब आपकी जो समुद्र की सुरक्षा होती है उसका जो सर्विलांस होता है, इसी के लिए हमने इसको डिजाइन किया है। नेक्स्ट थिंग, जो MK3 एयरक्राफ्ट है इसमें एडवांस मैरीटाइम पेट्रोल रेडार लगाया गया है, ताकि जो भी समुद्री क्षेत्र की इंफॉर्मेशन है उसको ये सही तरीके से ट्रैक कर सके। और इसमें नाइट विजन डिवाइसेस भी लगाए गए हैं ताकि ये दिन और रात किसी भी समय कार्य कर सके। मल्टी रोल की बात हमने कर ही ली है कि ये सर्विलांस के लिए यूज कर सकते हैं, सर्च एंड ऑपरेशन के लिए कर सकते हैं, कभी स्पेशल फोर्सेस को अगर इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वहां भी ये हेल्प कर सकता है। तो ये हो गया आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3। नेक्स्ट टॉपिक इज P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट। रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी बोइंग ने मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-81 को इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया है और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था 2016 में। अब इस एयरक्राफ्ट की कुछ इंफॉर्मेशन देख लीजिए। सबसे पहले प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक लॉन्ग रेंज का मैरीटाइम रिकॉनेसेंस है। लॉन्ग रेंज देखिए, आप आपसे ट्रैप प्रीलिम्स में इस तरीके से भी बनाया जा सकता है कि यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि ये एक शॉर्ट रेंज का मैरीटाइम रिकॉनेसेंस है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये लॉन्ग रेंज का है और मैरीटाइम रिकॉनेसेंस का मतलब होता है ये आपकी समुद्री देख रेख कर सकता है। उसके बाद ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट के माध्यम से आप किसी भी सबमरीन को डिटेक्ट करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये है आपका P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट। कुछ और इंफॉर्मेशन देख लीजिए। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 907 किलोमीटर पर आवर होगी और इसकी रेंज कितने टाइम तक ये ऑपरेशन कर सकता है, कितनी रेंज के भीतर ऑपरेशन कर सकता है, तो 12 नॉटिकल माइल तक ये कोई भी ऑपरेशन चलाने में सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद ये किसी भी थ्रेट को दूर से ही डिटेक्ट कर सकता है और उसको न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। मतलब सबमरीन अगर कोई आ रही है तो उस सबमरीन को फाइंड करके ये उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके बाद 2009 में इंडियन नेवी इस एयरक्राफ्ट की पहली इंटरनेशनल कस्टमर बन गई थी। ये इंफॉर्मेशन भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका टॉपिक था P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज INS विक्रांत। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि INS विक्रांत को रिसेंटली थर्ड सेट ऑफ सी ट्रायल के लिए समुद्र में उतारा गया है और आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से यहां 3-4 चीजें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि INS विक्रांत इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब होता है ये एक ऐसा जहाज है जिसके ऊपर आप मल्टीपल एयरक्राफ्ट को रख सकते हैं, जैसे कि कोई हेलीकॉप्टर हो गया या फिर कोई जेट हो गया। इन सभी चीजों को इस पर रखा जा सकता है। इसको डिजाइन किया है इंडियन नेवी के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन के द्वारा और इसका निर्माण किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड नाम की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत आती है। ये हो गई कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद यदि हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये अभी तक भारत के द्वारा खुद का बनाया हुआ बिगेस्ट वॉरशिप है। ठीक है, बिगेस्ट वॉरशिप। उसके अलावा हम इसके ऊपर 30 असॉर्टेड एयरक्राफ्ट को रख सकते हैं। यहाँ असॉर्टेड एयरक्राफ्ट का मतलब होता है मल्टीपल टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट या फिर कहें मिक्स्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, जैसे कि इसके ऊपर फाइटर जेट्स हो गए या फिर हेलीकॉप्टर्स हो गए। इन सभी को इस पर कैरी कर सकते हैं और जिस टेक्नोलॉजी पर ये ऑपरेट करता है उसका नाम है स्टोबार। स्टोबार का फुल फॉर्म है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग। शॉर्ट टेक ऑफ का मतलब है लाइक आप अगर इस पोत को देखें तो इसमें आपको बहुत कम डिस्टेंस दिखाई देगी किसी भी एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए, इसीलिए शॉर्ट टेक ऑफ है। एंड अरेस्टेड लैंडिंग का मतलब होता है जब भी इस पोत पर कोई भी एयरक्राफ्ट लैंड करेगा तो यहां पर कुछ रोप्स लगी हुई होंगी और उन रोप्स के माध्यम से एयरक्राफ्ट की गति को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम अरेस्टेड लैंडिंग। तो ये स्टोबार टेक्नोलॉजी हो गई। उसके बाद अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो करंटली इंडियन नेवी के द्वारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट किया जा रहा है जिसको हम INS विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं और इसको रशिया से खरीदा गया था। INS विक्रांत को कमीशन कर लिया गया है अगस्त 2022 में और अब हम इसके लेटेस्ट वेरिएंट को भी डेवलप कर रहे हैं। इसका अगला जनरेशन जो होगा उसको हम IAC-2 कहेंगे और प्रोबेबली इसका नाम रखा जाएगा INS विशाल। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। लाइट कॉम्बैट
एयरक्राफ्ट प्रोग्राम न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को LCA Mk-1A डिज़ाइन करके दिया जा रहा है। अब ये क्या है बेसिकली, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2021 में एक डील की थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, जिसके अंतर्गत उन्हें कुछ तेजस एयरक्राफ्ट बनाकर हमें प्रोवाइड करने थे। कितने एयरक्राफ्ट देने थे? तो 73 LCA तेजस इनको देने थे, जिसका नाम रखा जाता Mk-1A। ठीक है, अब यहां आपको नंबर ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद इन्हें 10 लो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mk-1 भी प्रोवाइड करने थे, जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होंगे। ट्रेनर एयरक्राफ्ट का मतलब होता है ऐसे एयरक्राफ्ट जिसको हम पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये जो प्रोग्राम हमने चलाया है LCA, इसके अंतर्गत 2 ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। पहली बात तो ये कि इंडियन एयरफोर्स के लिए आप कुछ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिजाइन करके देंगे, और दूसरा, इंडिया और एडवांस नेशन जैसे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, लाइक फ्रांस हो गया, आपका US हो गया, UK हो गया, इन कंट्रीज में एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर क्वालिटी के हैं। तो ऐसे में हम ये चाहते हैं कि एडवांस नेशन और इंडिया के बीच में टेक्नोलॉजी गैप ना हो। अगर यहाँ पर एडवांस क्वालिटी के एयरक्राफ्ट बन रहे हैं तो इंडिया में भी इंडिजिनस तरीके से कुछ एडवांस एयरक्राफ्ट बनने चाहिए। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव इसके रखे गए हैं। ये किसके अंतर्गत कार्यरत है? ये पूरा प्रोग्राम को संचालित कौन कर रहा है? तो DRDO के अंतर्गत इसको संचालित किया जा रहा है। डिफेंस रिलेटेड सारी चीजें जो इंडिजिनस रूप से होती हैं वो DRDO के द्वारा ही संचालित होती हैं। नेक्स्ट, यदि हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बैकग्राउंड की बात करें तो तेजस नाम के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था 1984 में, मतलब इसकी परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी लाइटेस्ट है, इसका वजन बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, और इसकी टेल नहीं होती है। आपको यहाँ टेल नहीं दिखाई देगी। उसके बाद ये मल्टी रोल है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में इसको रखा जाता है, और इसको डिज़ाइन किया गया है प्रिसाइजन गाइड एयर टू एयर या फिर एयर टू सरफेस वेपन्स को कैरी करने के लिए। यहाँ पर 2-3 बातें समझ लीजिए। सर, प्रिसाइजन गाइडेड का मतलब होता है कि आप किसी प्रिसाइज लोकेशन को हिट करना चाहते हैं। लाइक आप किसी सिटी में किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को यदि डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो आपको प्रिसाइजन गाइड वेपन्स की आवश्यकता होगी। अगर आप पूरी की पूरी सिटी को उड़ाना चाहते हैं, पूरी सोसाइटी को उड़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको नॉन प्रिसाइजन गाइडेड वेपन्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें एयर टू एयर मिसाइल का भी यूज किया जा सकता है। लाइक किसी एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर एयर टू सरफेस, यहां से किसी जमीन पर किसी टारगेट को हिट करने के लिए भी इसमें वेपन्स लगाए जा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया था 2001 में। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे, हालांकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो ये टॉपिक था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज AT4 एंटी आर्मर वेपन। रिसेंटली स्वीडन के एक वेपन को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सिंगल शॉट वेपन के रूप में सिलेक्ट कर लिया गया है, और इसी का नाम है AT4 एंटी आर्मर वेपन। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लीजिए बैकग्राउंड में, और आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट रहेगी। इस एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करने के बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एक इंटरनेशनल कस्टमर बन गई हैं AT4 नामक एंटी आर्मर वेपन की। ये बहुत ही कन्फाइंड स्पेस में यूज किया जा सकता है। लाइक आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, एक व्यक्ति ने अपने कंधे पर रखा हुआ है, तो इसको कन्फाइंड स्पेस यानी बहुत छोटी सी जगह पे आप लॉन्च कर सकते हैं। इसे किसी बिल्डिंग के अंदर से भी यूज किया जा सकता है, किसी बंकर में रहकर यूज कर सकते हैं, या फिर अर्बन एनवायरनमेंट में भी इसको यूज कर सकते हैं जहां पर भीड़ भाड़ बहुत होती है, बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये काफी ज्यादा बेहतर तरीके का एक वेपन है। इसके वेट की बात करें तो काफी हल्का होता है, 9 किलोग्राम इसका वेट है, और इसकी रेंज होती है 200 मीटर। तो इतने कम वेट के साथ आपको अच्छी रेंज देखने को मिल रही है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। और ये सिंगल शॉट वेपन है, मतलब एक बार ही इससे आप शॉट लगा सकते हैं, उसके बाद ये डिस्पोज हो जाता है। इजी टू यूज है, काफी हल्का है, तो ऐसे में आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। आपको ज्यादा सोल्जर्स की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक ही सोल्जर इसको ऑपरेट कर सकता है। इसने अपनी इफिकेसी को प्रूव किया है, ये काफी प्रभावी रहा है किसी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने में, या फिर किसी लैंडिंग एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने में, हेलीकॉप्टर्स या किसी व्हीकल को डिस्ट्रॉय करने में इसको यूज किया जा सकता है। ओके, तो ये है AT4 एंटी आर्मर वेपन। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लस्टर बॉम्ब एंड वैक्यूम बॉम्ब्स।
ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है उसमें अलग अलग तरीके के बॉम्ब्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच और यूक्रेन के यूनाइटेड नेशन में जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है रशिया के ऊपर कि रशिया के द्वारा यूक्रेन के साथ वॉर में क्लस्टर बॉम्ब और वैक्यूम बॉम्ब्स को यूज़ किया जा रहा है। अब क्लस्टर बॉम्ब होते क्या हैं इसको समझिए। सबसे पहली बात, क्लस्टर बॉम्ब एक नॉन प्रिसाइजन वेपन है। नॉन प्रिसाइजन वेपन का मतलब आप समझ ही चुके हैं, इससे आप किसी प्रिसाइज लोकेशन को हिट नहीं करेंगे, एक बड़े से एरिया को हिट करने के लिए इसको डिजाइन किया जा सकता है और इसे आप ह्यूमन बींग्स को किल करने के लिए यूज कर सकते हैं किसी एक बड़े क्षेत्र में, या फिर किसी व्हीकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज कर सकते हैं। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, जैसे रनवे हो गए, रेलवे हो गए, या फिर पावर ट्रांसमिशन लाइन हो गई, इन सभी में इसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्लस्टर बॉम्ब एंड वैक्यूम बॉम्ब्स में एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। जो ये क्लस्टर बॉम्ब होते हैं इसको आप किसी भी एयरक्राफ्ट से ड्रॉप कर सकते हैं, लाइक किसी प्लेन से ड्रॉप कर सकते हैं, और इसको प्रोजेक्टाइल के माध्यम से भी लॉन्च किया जा सकता है। प्रोजेक्टाइल इज लाइक अ मिसाइल। सो यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ, कुछ इस तरीके का इसका डिज़ाइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो मिसाइल है ये कुछ इस तरीके से रोटेट करते हुए चलती है, मतलब ये घूमती रहेगी और इस पर जो भी बॉम्ब्स लगे हुए होंगे वो बॉम्ब्स स्कैटर हो जाएंगे, मतलब अलग अलग लोकेशन पर ये बॉम्ब गिराती हुई आगे बढ़ जाएगी। तो इस तरीके की प्रोजेक्टाइल के माध्यम से भी हम क्लस्टर बॉम्ब्स को यूज कर सकते हैं। अब देखिए, क्लस्टर बॉम्ब्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। हालांकि इनमें से सभी बॉम्ब्स में विस्फोट नहीं होता है और ये लंबे समय तक ग्राउंड पर पड़े रहते हैं। लाइक आपने दिवाली के टाइम पर भी देखा होगा कि बहुत सारे बॉम्ब्स फटते नहीं हैं, है ना। आपने उसमें आग लगाई लेकिन वो कुछ टाइम के बाद अपने आप बुझ जाती है, वो फटता नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो अचानक से विस्फोट हो जाता है उसके अंदर और ये काफ़ी डैमेज क्रिएट करता है और इससे कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो क्लस्टर बॉम्ब हैं ये लंबे समय तक ग्राउंड पर पड़े रहते हैं और किसी भी समय फट सकते हैं, ठीक है। ये या तो पार्शियली हिडन होते हैं या फिर फुल्ली हिडन होते हैं और लंबे समय के बाद चूंकि ये अचानक से फट सकते हैं इसलिए बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है इन बॉम्ब्स के द्वारा। आई होप क्लस्टर बॉम्ब्स आपको समझ में आ गए होंगे। यदि बात करें वैक्यूम बॉम्ब्स की, तो वैक्यूम बॉम्ब्स को हम कुछ अदर नेम से भी जानते हैं। अब देखिए, प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सीधे सीधे वैक्यूम बॉम्ब वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा, एरोसोल बॉम्ब्स का भी यूज किया जा सकता है। आपके साथ यहाँ पे फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव का यूज किया जा सकता है, थर्मोबैरिक वेपन्स का यूज किया जा सकता है। तो ये 3-4 जो इसके ऑल्टरनेटिव्स नेम हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, इन बॉम्ब्स में होता क्या है, एक फ्यूल कंटेनर होता है और साथ में 2 सेपरेट एक्सप्लोजिव होते हैं। यदि मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा। ये आपका जैसे वैक्यूम बॉम्ब हो गया। इसमें क्या रखा जाएगा, इसमें एक फ्यूल होगा और यहां पर क्या होगा, यहां पर 2 सेपरेट कंपार्टमेंट वाला आपका एक्सप्लोजिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर कुछ बना हुआ होता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं अभी आपको थोड़ी देर में ये चीज समझ में आ जाएगी। पहले आपको स्ट्रक्चर को अपने माइंड में बैठा लेना है। उसके बाद ये वेपन्स करता क्या है, ये एयर से ऑक्सीजन प्राप्त करके एक बड़े क्षेत्र में हाई टेम्परेचर के ब्लास्ट को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गर्म जो आपका ब्लास्ट होता है उस ब्लास्ट को इसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अब देखिए, ये 2 सेपरेट स्टेजेस होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसमें आप इसको लॉन्च कर सकते हैं किसी भी माउंटेड लॉन्चर के द्वारा, जैसे टैंक माउंटेड लॉन्चर है। यहाँ पर आपको टैंक दिखाई दे रहा है, टैंक के ऊपर एक लॉन्चर लगा हुआ है। इस लॉन्चर से भी आप वैक्यूम बॉम्ब्स को यूज कर सकते हैं या फिर किसी एयरक्राफ्ट से भी इस बॉम्ब को गिरा सकते हैं। इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, जैसे कि अभी हमने बात की। जब इसमें सॉरी थोड़ा सा गला खराब हो रहा है। चलिए 2 स्टेजेस की बात करते हैं। तो 2 स्टेजेस में से जब ये विस्फोट होता है तो पहले एक्सप्लोजन के द्वारा यहां पर बॉम्ब के फ्यूल कंटेनर को ओपन कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पीछे स्ट्रक्चर देखा था, ये मान लीजिए बॉम्ब है, इसमें एक रखा हुआ है फ्यूल और एक में कंटेनर में 2 एक्सप्लोजिव हैं, ठीक है। 2 एक्सप्लोजिव इसमें रखे हुए हैं। तो जब इसमें विस्फोट होगा तो एक्सप्लोजिव 1 के द्वारा इस फ्यूल कंटेनर को ओपन कर दिया जाएगा
और जब ये फ्यूल कंटेनर ओपन होगा तो ये एक लार्ज एरिया में फैल जाएगा, इससे एक क्लाउड बन जाएगा फ्यूल का, साथ में इसमें कुछ मेटल पार्टिकल्स होंगे, एरोसोल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये एक क्लाउड बना देगा एक बहुत बड़े एरिया पर। उसके बाद जो सेकंड एक्सप्लोजन है वो आपके इग्नाइट को जनरेट करता है, मतलब ये आग लगाने का काम करेगा और इस पूरे के पूरे एरोसोल क्लाउड में ये आग लगा देगा। अब ये इतना ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट करता है कि अगर ह्यूमन इसके सीधे संपर्क में हो, मतलब मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वैक्यूम बॉम्ब को गिराया गया है और ह्यूमंस वहां पर रह रहे हैं, तो ह्यूमंस सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीधे भाप बन जाएंगे वो। तो इतनी ज्यादा गर्म होता है, इतना ज्यादा गर्म यहां पर वैक्यूम बॉम्ब्स क्रिएट करते हैं। ओके उसके बाद किसी भी बिल्डिंग को ये उड़ा सकते हैं, पूरे के पूरे घरों को उड़ा सकते हैं, बंकर को उड़ा सकते हैं, इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यदि मैं इसकी खतरनाक स्थिति को बताने की कोशिश करूं तो न्यूक्लियर वेपन के बाद दूसरे सबसे खतरनाक वेपन्स जो होते हैं वो वैक्यूम बॉम्ब्स ही होते हैं, इसीलिए इनको ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है। क्योंकि इनके द्वारा हो क्या रहा है, इनके द्वारा सबसे पहले तो क्लाउड्स बनाए जा रहे हैं। अब ये क्लाउड है, ये क्लाउड तो कहीं भी घुस सकता है ना, घर के अंदर भी घुस सकता है। लाइक एलपीजी सिलेंडर आपने अगर खोल दिया मान लीजिए, तो एलपीजी की गैस तो पूरे घर में फैल सकती है, वातावरण में फैल सकती है, फिर अचानक से उसमें कोई आग लगाते तो पूरे घर में आग लग सकती है। ये कुछ उसी तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई है। उसके बाद क्या ये दोनों ही वेपन्स इलीगल हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी कन्वेंशन देख लेते हैं। जो क्लस्टर बॉम्ब्स हमने डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, उनके लिए एक कन्वेंशन बना हुआ है, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन, और इसको 2008 में इंटरनेशनल ट्रीटी के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया था। और इसके द्वारा जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं उनका यूज, ट्रांसफर, प्रोडक्शन, इन सभी को बैन किया गया है, ठीक है। अब इंडिया इसका पार्टिसिपेंट नहीं है, ठीक है, इंडिया इसका पार्टिसिपेंट नहीं है। उसके बाद रशिया इसका पार्टिसिपेंट नहीं है, यूक्रेन इसका पार्टिसिपेंट नहीं है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो इंडिया का नाम स्पेशली याद रखिएगा, और साथ में चाइना भी पार्टिसिपेंट नहीं होगा जब इंडिया नहीं है, तो आप ये तो आप इतनी आसानी से गैस कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, यदि हम बात करें वैक्यूम बॉम्ब्स की, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। रशिया और यूक्रेन दोनों ही इसके सिग्नेटरी नहीं है। यदि हम बात करें वैक्यूम बॉम्ब्स की, इसको हम थर्मोबैरिक बॉम्ब्स भी कहते हैं या थर्मोबैरिक वेपन्स भी कहते हैं। इसको किसी भी इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत प्रोहिबिट नहीं किया गया है, एंड दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। लेकिन यदि आप इसको सिविल पॉपुलेशन में यूज करते हैं, किसी स्कूल या हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रॉय करने में यूज करते हैं, तो हेग कन्वेंशन के अंतर्गत इस पर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन कोई पर्टिकुलर ऐसा कन्वेंशन नहीं है जो कि वैक्यूम बॉम्ब्स को प्रोहिबिट करता हो। अब एक इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे फैक्ट के रूप में सीधे पूछा जा सकता है कि वैक्यूम बॉम्ब्स को प्रोहिबिट करने के लिए एक पर्टिकुलर कन्वेंशन बनाया गया है। स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट यहां पर फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हीमेटिक वाइपर। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान यूक्रेन के बहुत सारे कंप्यूटर एंड वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ था, और ये अटैक एक मैलवेयर के द्वारा किया गया था, और इसके द्वारा यूक्रेन की सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक जो है ना उसको भी हिट कर दिया गया था, ठीक है। अब ये हिट किसके द्वारा हुआ था, इसको DDoS के द्वारा हिट किया गया था, जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक भी कहते हैं। कोई बात नहीं, कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा, मैं इजी वे में आपको सारी चीजें बता दूंगा। हीमेटिक वाइपर को हम डेटा वाइपर मेलवेयर भी कहते हैं। और डेटा वाइपर होता क्या है एक्चुअल में, कभी आपने अपने फोन को रीसेट किया है तो वहां पर आता होगा वाइप फैक्ट्री रीसेट, ठीक है। मतलब इसके द्वारा क्या किया जाएगा, बेसिकली आपके डिवाइस का सारा डेटा इरेज कर दिया जाएगा, और इरेज इस तरीके से किया जाता है इसके द्वारा डेटा को कि ये कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता। तो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है हीमेटिक हर्मेटिक वाइपर, ठीक है। आई थिंक मैंने हीमेटिक पढ़ दिया था, सो हर्मेटिक वाइपर है ये। नेक्स्ट, इस मैलवेयर के द्वारा बहुत सारे जो अदर मैलवेयर हैं उसमें फ़र्क किया जाता है, मतलब जो अदर मैलवेयर्स का हम यूज़ करते हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। इसके द्वारा केवल इन्फॉर्मेशन को चुराया नहीं जाता, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन को सिर्फ ख़त्म करने के ऑब्जेक्टिव से ही यूज़ किया जाता है। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको ये ध्यान रखनी है। उसके बाद आपके कंप्यूटर के जो ऑटो रिकवरी टूल होते हैं, जैसे अगर हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो उसके अपने रिकवरी टूल होते हैं जो उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये मैलवेयर ऑन
रिकवरी टूल्स पर भी अटैक कर सकता है और उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है, ताकि आप कभी भी इस लैपटॉप या फिर इस डिवाइस को रिकवर ना कर पाएं। उसके बाद जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि इस प्रकार की मैलवेयर बहुत तेज गति से और बहुत बड़े स्थान पर फैल सकते हैं। नेक्स्ट, DDoS के बारे में बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये बेसिकली करता क्या है, मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट ओपन कर रखी है, तो उस वेबसाइट पर काउंटलेस नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आती रहेंगी, ठीक है। कभी आपसे बोला जाएगा कि ओके करो, कभी आपसे बोला जाएगा कि कैंसिल करो, तो आपके पास n नंबर ऑफ रिक्वेस्ट यहां आती रहती हैं और आप एक टाइम पर इरिटेट हो जाएंगे। पूरी वेबसाइट को ये पैरालाइज कर सकता है, क्रैश कर सकता है, और जो लेजिटिमेट यूजर है, लाइक आप अगर वेबसाइट को यूज कर रहे हैं तो आपके लिए वेबसाइट इनएक्सेसिबल हो जाएगी। जगह जगह आपको पॉपअप्स दिखाई देंगे, कहीं पर ओके करना होगा, कहीं पर कैंसिल करना होगा, पूरी वेबसाइट इन्हीं तरीके के पॉपअप से घिर जाती है। तो ये होता है आपका DDoS, ठीक है। अब जब कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती है, दो देशों के बीच में वॉर हो रही होती है, तो इस प्रकार के अटैक काफी ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के कम्युनिकेशन को डिसेबल कर सकते हैं और आपकी जो क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे होते हैं, उन सभी को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हंसा न्यू जनरेशन और हंसा NG। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली हंसा NG, जो कि एक इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट ट्रेनर है, इसने अपने सी ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है। इंडिजिनसली बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद एयरक्राफ्ट ट्रेनर के बारे में भी आप जानते हैं, जो पायलट को ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता है। इसको आप इमेज में यहां पर देख सकते हैं। अब यदि बात करें डिजाइन की, तो डिजाइन किसने किया है, तो CSIR के अंतर्गत आने वाली नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने इसको डिजाइन किया है और ये एक एडवांस लेवल का एयरक्राफ्ट ट्रेनर है, ठीक है। सो मोस्ट एडवांस फ्लाइंग ट्रेनर्स है, यहाँ पर पायलट्स को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके अपग्रेडेड वर्जन की बात करें, सॉरी, इसके अगर पहले वाले वर्जन की बात करें, तो पहले वाला वर्जन केवल हंसा हुआ करता था, लेकिन अभी इसका नाम हंसा न्यू जनरेशन रख दिया गया है, जो कि इसके अपग्रेडेड वर्जन को शो करता है। पहले वाले वर्जन की बात करें तो इसकी टेस्ट फ्लाइट की गई थी 1993 में। उसके बाद अभी रिसेंटली 2018 में सेंटर ने अप्रूव कर दिया है हंसा न्यू जनरेशन को, और साथ में हंसा 3 एयरक्राफ्ट को भी यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है 2018 में। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, इसमें इससे ज़्यादा पढ़ने का कुछ है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाइट phosphorus, and again this topic is important because of Russia Ukraine war। अगेन कंटेक्स्ट क्या है, यूक्रेनियन पुलिस के द्वारा रशिया पर यह आरोप लगाया गया है कि रशियन फोर्स के द्वारा फॉस्फोरस बॉम्ब अटैक्स किए जा रहे हैं यूक्रेन के अगेंस्ट। अब यहां पर फॉस्फोरस होता क्या है एक्चुअल में, इस सब्सटेंस के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लीजिए। ये एक कलरलेस हो सकता है, यानी कि इसका कोई भी रंग नहीं होता है, या फिर ये व्हाइट कलर का हो सकता है, ये येलो भी हो सकता है, और ये एक प्रकार का वैक्सी सॉलिड है, मतलब मोम के प्रकार का एक ठोस पदार्थ होता है। ये नेचुरली नहीं बनता, आपको ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिलेगा। जो हमारी फॉस्फेट रॉक्स होती हैं, उन्हीं फॉस्फेट रॉक्स के माध्यम से इसको बनाया जाता है, और ये हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस है, मतलब ये बहुत ही जल्दी आग के संपर्क में आ जाता है, या फिर ये कहें कि एयर के संपर्क में आने के बाद जो ऑक्सीजन इसको प्राप्त होती है, उस ऑक्सीजन से ये बहुत जल्दी आग को पकड़ सकता है, ये जल सकता है। सो हाईली कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है। उसके बाद अगर हम इसके फायर की बात करें, तो रूम टेम्परेचर से यदि 10 से 15 डिग्री तापमान ऊपर है, तो ऐसी कंडीशन में भी फॉस्फोरस के अंदर आग लग सकती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि अधिकांश कंट्रीज ने इसको स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया हुआ है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग और हैंडलिंग को काफी ज्यादा रेगुलेट या बैन तक किया हुआ है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है आपका, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस पर आप +10 to 15 जोड़ लीजिए, तो लगभग 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पर भी ये व्हाइट फॉस्फोरस आग पकड़ सकता है। तो काफी ज्यादा डेंजरस है। उसके बाद एप्लीकेशन की बात करें, तो मेनली तो इसको मिलिट्री के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये बॉम्ब्स की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इससे आप किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आग लगा सकते हैं, लोगों को किल कर सकते हैं, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मेनली तो मिलिट्री में यूज होता है, लेकिन इसके अलावा फर्टिलाइजर में भी यूज होता है। NPK आपने सुना होगा, तो फॉस्फोरस का उसमें यूज किया जाता है। फूड एडिटिव्स के रूप में आप यूज कर सकते हैं इसको क्लीनिंग कंपाउंड के रूप में यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मैं एप्लीकेशन वाली दे रहा हूं ना, ये आपके लिए
काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। यूपीएससी में ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां पर किसी एक पर्टिकुलर केमिकल का नाम लिख दिया गया और उसके एप्लीकेशन पूछ लिए गए कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, मिलिट्री, फर्टिलाइजर, फूड एडिटिव्स, उसके बाद क्लीनिंग कंपाउंड, और इनिशियली इसको पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जा सकता था और फायरवर्क्स इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जा सकता था। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ने इस पर बैन लगा दिया बहुत सारे सेक्टर्स में, क्योंकि ये हाईली कंबस्टेबल हैं, इसमें आग जल्दी लग जाती है तो नुकसान होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है। नेक्स्ट, यदि वाइट फॉस्फोरस की बात करें तो क्या ये इंसेंडियरी वेपन है या फिर केमिकल वेपन है, इसकी बात कर लेते हैं। इंसेंडियरी का मतलब होता है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि वाइट फॉस्फोरस को किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा इंसेंडियरी या फिर केमिकल वेपन के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। इंसेंडियरी वेपन ऐसे वेपन होते हैं जो फायर लगाने का काम करते हैं, मतलब इसके द्वारा किसी भी क्षेत्र में आग लगाई जा सकती है। और केमिकल वेपन्स का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में केमिकल्स को रिलीज करना जिससे कि वहां की पॉपुलेशन को काफी ज्यादा नुकसान हो जाए। ओके, यदि हम बात करें वाइट फॉस्फोरस के यूजेस की या इसके एप्लीकेशन की, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा जो केमिकल वेपन्स के कन्वेंशन होते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसकी इंप्लीमेंटिंग बॉडी ने भी इसको केमिकल वेपन के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया है। सो वाइट फॉस्फोरस ना तो इंसेंडियरी वेपन है और ना ही ये केमिकल वेपन के अंतर्गत आता है। बट यूनाइटेड नेशन के द्वारा व्हाइट फॉस्फोरस को इंसेंडियरी केमिकल के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, और इसीलिए यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत यदि इसको मिलिट्री एक्शन में एज अ वेपन यूज किया जाता है तो इसको हम प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सो ये यूनाइटेड नेशन का पर्सपेक्टिव है। तो यदि एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाइट फॉस्फोरस क्या है, तो ये आप बताएंगे कि ये एक इंसेंडियरी केमिकल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद केमिकल वेपन्स को प्रोहिबिट करने के लिए कुछ कन्वेंशन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए जो कन्वेंशन है वो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसके अंतर्गत केमिकल वेपन्स के जो ट्रेनिंग होती है उसको बनाना होता है, इन सभी चीज़ों को प्रोहिबिट किया जाता है। इसको इफेक्टिव बनाया गया था अप्रैल 1997 में। ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पर ये मैंडेटरी रूप से कहती है कि जितने भी हमारे ओल्ड केमिकल वेपन्स हैं उसको आपको एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत डिस्ट्रॉय करना होगा। यदि इंडिया की बात करें तो केमिकल वेपन कन्वेंशन पर इंडिया ने भी साइन किए थे 1993 में, और इसके इम्प्लीकेशन इंडिया के ऊपर भी आए थे। तो इंडिया ने एक एक्ट भी पास किया था जिसका नाम है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एक्ट 2000। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, इस कन्वेंशन के द्वारा किन किन चीज़ों को प्रोहिबिट किया जाता है, तो डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, अगर आप केमिकल वेपन्स का करते हैं तो ये सभी प्रोहिबिटेड रहेंगे। उसके बाद आप किसी भी अदर कंट्री को केमिकल वेपन्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप केमिकल वेपन्स को यूज़ भी नहीं कर सकते, आप किसी और स्टेट की हेल्प नहीं कर सकते ऐसे वेपन्स को डेवलप करने के लिए, और साथ में आप रायट कंट्रोल डिवाइस के रूप में इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका हो गया वाइट फॉस्फोरस टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक इज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मैनपैड कहते हैं। ये क्या है बेसिकली, ये एक शॉर्ट रेंज का लाइट वेट एंड पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल है। शॉर्ट रेंज मतलब इसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लाइट वेट होता है, इसको एक आर्मी पर्सनल आराम से कैरी कर सकता है। यहाँ इमेज में आप देख भी सकते हैं। और ये पोर्टेबल होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप इसको इजीली मूव करा सकते हैं। उसके बाद सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसके माध्यम से आप किसी भी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिंपल। इसी तरीके का एक और सिस्टम होता है जिसको हम मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम या फिर मैन पैड्स कहते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, चूंकि ये एंटी टैंक सिस्टम है इसलिए हम इसके माध्यम से किसी भी टैंक को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। उसके बाद मैन पैड को किसी भी एक सोल्जर के द्वारा यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। इसको हम शोल्डर फायर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी कहते हैं क्योंकि कंधे पर रखकर इसको लॉन्च किया जा सकता है।
इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, लाइक एक सिंगल इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकता है, इसको कुछ ग्रुप ऑफ पर्सनल भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप ग्राउंड व्हीकल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ट्राईपोड या स्टैंड पर रखकर यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये ट्राईपोड आपके फ़ोन के ट्राईपोड से तो बड़ा ही होगा क्योंकि इसका वेट ठीक ठाक होता है। उसके बाद हेलीकॉप्टर या बोट पर रखकर भी इसको यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए हम इसको पोर्टेबल कह रहे हैं। कहीं भी किसी भी तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने में इसकी सटीकता काफ़ी ज़्यादा है और इसको हमें गाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए थोड़े फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। इसका जो वजन है वो 10 से 20 किलोग्राम है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1.8 मीटर से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये जो पूरी लंबाई है ये 1.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 8 किलोमीटर्स है। ओके, उसके बाद ये जो मैन पैड्स होते हैं ये फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं, मतलब इसको आपको टारगेट बस असाइन करना होता है, उसके बाद ये अपने आप टारगेट को हिट करके आती है। ऐसा नहीं है कि सोल्जर को टारगेट के ऊपर इसको हिट करना पड़ेगा। ठीक है, सोल्जर्स को यहाँ गाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद इसमें एक इंफ्रारेड सीकर्स लगा हुआ होता है जिसके माध्यम से ये हीट रेडिएशन को कैच करते हुए किसी भी एयरबोर्न व्हीकल को डिटेक्ट कर लेता है और उसके फिनिश कर सकता है। ठीक है, सो आप जानते ही हैं कोई भी एयरक्राफ्ट अगर उड़ रहा है तो कोई भी उसके द्वारा हीट रेडिएशन जरूर किया जा रहा होगा, लाइक हेलीकॉप्टर या फिर किसी भी प्लेन के द्वारा, और फिर क्या करेगा, इंफ्रारेड इसको आइडेंटिफाई कर लेगा और इसको हिट कर देगा। उसके बाद कुछ अदर वेरिएंट्स की बात करें जो अलग अलग कंट्रीज में यूज किए जाते हैं मैनपैड्स के लिए, तो यूएस का जो सिस्टम है मैनपैड्स का उसको हम स्ट्रिंगर मिसाइल कहते हैं। देखिए थर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए स्ट्रिंगर मिसाइल अगर न्यूज में आए तो भी आपको ये ध्यान में देना है। ठीक है, उसके बाद रशिया या सोवियत यूनियन की बात करें तो इगला मैनपैड नाम का इनका एक सिस्टम है। चाइना की बात करें तो FN6 नाम से इनका एक मैनपैड सिस्टम मौजूद है। तो ये हो गया टॉपिक मैनपैड। नेक्स्ट टॉपिक इज कामिकाजे ड्रोन। ठीक है, कामिकाजे ड्रोन क्या है? अब ये न्यूज़ में इसलिए आ गया क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा ये घोषणा की गई है कि वो यूक्रेन को मिलिट्री एड प्रोवाइड करेंगे जिसमें उन्हें बहुत सारे ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इन ड्रोन में से एक ड्रोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसका नाम है कामिकाजे ड्रोन। ये एक स्विच ब्लेड ड्रोन्स होते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन्स का मतलब होता है यहाँ पर ब्लेड की तरह आपको इसके पंख दिखाई देंगे। ये एक स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा होता है, इसमें ड्राइवर नहीं बैठा होता है और इसके साथ हम क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव को अटैच कर देते हैं। फिर आप इसको उड़ाकर ले जाते हैं किसी भी टैंक के पास या फिर ग्रुप ऑफ ट्रूप्स के पास और वहां पर जाकर इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ये टैंक और ग्रुप ऑफ ट्रूप्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। उसके बाद इस ड्रोन में कैमरा भी लगे हुए होते हैं और जब ये टारगेट को हिट करता है तो टारगेट को हिट करने से कुछ सेकंड पहले आपको टारगेट की इमेजेस भी शो कर देता है ताकि इसकी एक्यूरेसी का पता लग सके कि इसने मिशन को कंप्लीट कर दिया कि नहीं। उसके बाद इसको डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और ये बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए ये आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाता है। वजन बहुत कम है, लगभग 5.5 पाउंड का इसका वजन है और ये 7 मील तक किसी टारगेट को हिट कर सकता है। ठीक है, और ये मैंने रीज़न बता दिया, स्विच ब्लेड इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ये जो पंख है ये फ्लाइंग के दौरान अपने आप सामने आ जाते हैं। तो ये हो गया कामिकाजे ड्रोन। नेक्स्ट टॉपिक इज किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। अब ये मिसाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस मिसाइल को रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए आ गया क्योंकि रशिया के द्वारा ऐसा क्लेम किया गया है कि उन्होंने यूक्रेन के वॉर के दौरान हाइपरसोनिक मिसाइल को यूज़ किया है। अब ये जो किंजल मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको डैगर भी आप कह सकते हैं। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जो कि एयर लॉन्च्ड की जाती है, मतलब किसी भी एयरक्राफ्ट के माध्यम से आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे इस मिसाइल को। ठीक है, तो ये है किंजल मिसाइल। अब इसकी जो स्पीड होती है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है, साउंड की स्पीड से 10 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। ठीक है, सो 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड।
उसके बाद ये किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरकम कर सकती है। देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी मिसाइल को काउंटर करना। अगर आपके ऊपर कोई एयरक्राफ्ट अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो उसको काउंटर करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। बट चूंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, साउंड की स्पीड से 10 टाइम्स ज्यादा है, तो कैसे आप इसको डिटेक्ट कर पाएंगे? जितनी देर में आप इसको डिटेक्ट करेंगे उतने में तो ये हमला कर भी देगी। तो ये बहुत खतरनाक मिसाइल होती है। इसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली 1500 टू 2000 किलोमीटर है, 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच में किसी भी टारगेट को ये हिट करने में सक्षम है। और इसकी पेलोड कैपेसिटी 480 किलोग्राम होती है। मतलब कोई भी न्यूक्लियर वेपन जो 480 किलोग्राम का है वो आप इसके माध्यम से ले जा सकते हैं। उसके बाद हाइपरसोनिक वेपन्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। ये लो फ्लाइंग करते हैं, मतलब इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही ये मोस्टली ट्रैवल करते हैं। और इनकी मैनोवरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं उसका एक टारगेट होता है। लाइक यहाँ पर अर्थ के एक प्लेस से आपने इसको टारगेट दे दिया, इसको एक ट्रेजेक्ट्री फिक्स कर दी जाती है कि आपको इस तरीके से जाना है और यहाँ पर एक टारगेट को हिट करना है। बट जब हम बात करते हैं किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल की, तो इसकी कोई फिक्स्ड ट्रेजेक्ट्री नहीं होती है। ये कुछ इस तरीके से जाती है और टारगेट को हिट कर सकती है। इसीलिए इसको डिटेक्ट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, हाइपरसोनिक की बात करें तो हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है? इस टर्म का मतलब है कोई भी ऐसी स्पीड जो कि वायु की स्पीड से, साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा हो, तो उसे हम कहेंगे कि ये हाइपरसोनिक है। तो रफली अराउंड 760 माइल पर आवर इसकी स्पीड होती है। हाइपरसोनिक स्पीड पर एक और चीज होती है, जब भी ये व्हीकल हाइपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है तो इसके कांटेक्ट में जो भी एयर पार्टिकल्स आते हैं उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और इसी को हम आयोनाइजेशन भी कहते हैं। ओके, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये दो तरीके की हो सकती हैं, मतलब कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल है इसको दो तरीके से डेवलप कर सकते हैं। एक तो होता है ग्लाइड मिसाइल। ग्लाइड मिसाइल का मतलब है किसी भी एयरक्राफ्ट के माध्यम से आप इसको लॉन्च करते हैं या फिर किसी भी रॉकेट के थ्रू आप इसको लॉन्च करते हैं। और दूसरी होती है क्रूज मिसाइल, जिसमें एयर ब्रीदिंग इंजन का यूज किया जाता है। ठीक है, एयर ब्रीदिंग इंजन। तो ये एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन लेती है और अपने फ्यूल को बर्न करती है। इस तरीके से ये काम कर रही होती है। उसके बाद एनालिस्ट ऐसा मानते हैं कि रशिया हाइपरसोनिक मिसाइल में लीडिंग कंट्री है और इसके बाद रेस में आता है चाइना और उसके बाद यूएस। इंडिया का नाम हाइपरसोनिक मिसाइल में अभी नहीं है। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज आईएनएस शिवाजी। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा मरीन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईएनएस शिवाजी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। अब देखिए, जब आप अक्सर नाम सुनते हैं आईएनएस शिवाजी या फिर आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाता होगा किसी भी नेवी के पोत का, मतलब एक शिप का। बट एक्चुअल में आईएनएस शिवाजी कोई शिप नहीं है। इसकी लोकेशन है लोनावाला, महाराष्ट्र में, और ये एक इंडियन नेवल स्टेशन है जहां पर नेवी के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। सिर्फ नेवी ही नहीं बल्कि कोस्ट गार्ड के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके अंतर्गत एक इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद है जिसका नाम है नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। दूसरा, यहाँ पर एक और स्कूल भी है जिसको हम न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल डिफेंस स्कूल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है। सॉरी। उसके बाद इस नेवल स्टेशन को कमीशन कब किया गया था? तो बहुत पुराना है, 1945 में इसको बनाया गया था हिज मैजेस्टी इंडियन शिप शिवाजी के नाम पर। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आईएनएस शिवाजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कब स्थापित हुआ? तो इसको 2014 में स्थापित किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव होता है डिफेंस के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कंडक्ट करना। ओके, यहाँ पर हम जो इंडियन नेवी है या फिर फ्रेंडली फॉरेन नेवीज है उनकी स्किल को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। तो ये हो गया आपका आईएनएस शिवाजी। तो एकदम से फैक्चुअल टॉपिक था ये। नेक्स्ट इज आईएनएस वालसुरा। ठीक है, आईएनएस वालसुरा न्यूज में इसलिए है क्योंकि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा पिछले साल आईएनएस वालसुरा को प्रेसिडेंट कलर प्रोवाइड किया गया था। अब ये आईएनएस वालसुरा अगेन कोई भी शिप नहीं है। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट कलर किसको प्रोवाइड किया जाता है। तो जब भी किसी मिलिट्री यूनिट के द्वारा
पीस और वॉर के क्षेत्र में असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, असाधारण सेवा को प्रदान किया जाता है, तो उन्हें फिर प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और रिसेंटली ये आईएनएस वालसुरा को मिला है। और आईएनएस वालसुरा कहाँ पर मौजूद है? ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि जामनगर गुजरात में उपस्थित है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये प्रीमियर टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है। नेक्स्ट, आईएनएस वालसुरा के अंतर्गत हम ऑफिसर को ट्रेनिंग कर देते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी की, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं या फिर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और ये सारी टेक्नोलॉजी इनमें ऑनबोर्ड होती हैं। ये जो शिप्स होते हैं तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है इसके बारे में ट्रेनिंग देने का इसका काम होता है। और पहली बार यदि बात करें, नेवी को ही पहली बार प्रेसिडेंट कलर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। इनको प्रेसिडेंट कलर प्रोवाइड किया गया था 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया आईएनएस वालसुरा। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज MRSAM मिसाइल। रिसेंटली डीआरडीओ के द्वारा आर्मी के मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के 2 सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं, और ये टेस्ट कंडक्ट हुए हैं ओडिशा में। तो आपको MRSAM के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब देखिए, जो मिसाइल वाले टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, ये आपके लिए एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस मतलब पृथ्वी से एयर पर वार करने वाली मिसाइल है। किसी भी एयरक्राफ्ट को आप इसके माध्यम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यूएवी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद इसको डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा मिलकर इसको डेवलप किया गया है। अब यहां पर कोई भी अगर थ्रेट आपको होता है किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के माध्यम से, यूएवी के माध्यम से, या फिर क्रूज मिसाइल के माध्यम से, तो आप इस मिसाइल सिस्टम के माध्यम से एक डिफेंस शील्ड बना सकते हैं। डिफेंस शील्ड का मतलब होता है कि आपके किसी भी क्षेत्र को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये एयर डिफेंस की तरह काम करती हैं। नेक्स्ट, इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे वेपन सिस्टम लगाए गए हैं। लाइक इसमें मल्टी फंक्शनल रडार है। रेडार का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना। लाइक कोई थ्रेट आपकी तरफ आ रहा है, कोई यूएवी आपकी तरफ आ रहा है, तो उसको ट्रैक करने के लिए हमने रेडार सिस्टम लगाया हुआ है। इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग वर्जन है। आर्मी में यूज कर सकते हैं, नेवी, एयरफोर्स, कई जगह पर यूज कर सकते हैं। और इसमें जो रेडार है वो काफी एक्यूरेटली ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है और इसको हिट कर सकती है। नेक्स्ट, इसके लेंथ एंड वेट को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। स्पेशली वेट आपको ध्यान देना होता है। तो 275 किलोग्राम इसका वेट है, और इसकी जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से 2 गुना ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज है ये भी। और ये मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकती है। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकती है जो भी 70 किलोमीटर की रेंज में आएंगे। तो ये टॉपिक था MRSAM मिसाइल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज DRDO's कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम। रिसेंटली डीआरडीओ ने कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम को सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को प्रोवाइड किया है, और इस वेपन को आप यहां पर देख सकते हैं। अब ये कॉर्नर शॉट क्या है आप देख रहे होंगे। यहां पर ये जो गन है ये यहां से पोर्टेबल है, इसको आप मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपने मूवीज में देखा होगा कि दीवार के सहारे ऑफिसर्स जो है वो देखने की कोशिश करते हैं कि दुश्मन तो सामने से नहीं है, और उनकी जो हेड है, हेड में गोली लग जाती है। तो इससे हमारे आर्मी पर्सनल का काफी नुकसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस गन के माध्यम से वॉल के साइड में जो भी कोई टेररिस्ट है या फिर हम किसी को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस गन के माध्यम से आराम से देख सकते हैं और शूट भी कर सकते हैं। अब इसको डिज़ाइन डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ये स्पेशल पर्पस वेपन होता है, मतलब इसको विशेष परिस्थितियों में यूज़ किया जाता है जहां पर आपको ऐसे कहीं पर मान लीजिए कोई खुले मैदान में तो आप इसको यूज़ कर नहीं सकते। कोई सिटी में, अर्बन एरिया में अगर टेररिस्ट हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको किल करने के लिए ऐसे वेपन्स को हम यूज़ कर सकते हैं। और ये कॉर्नर के अराउंड जो भी टारगेट हैं उससे एंगेज हो सकता है। इसके द्वारा वीडियो को कैप्चर किया जा सकता है और इससे हम अपने सोल्जर्स की लाइफ को भी सेव कर सकते हैं। तो ये अर्बन एरियाज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जहाँ पर बिल्डिंग्स ज़्यादा होती हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारे सिस्टम लगाए गए हैं। लाइक एक तो वेपन खुद ही है जहाँ से इसमें आप गोली डालकर किसी को शूट कर सकते हैं। इसमें कैमरा लगा हुआ है, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसमें इंफ्रारेड इल्यूमिनेटर लगा हुआ होता है, इसमें टॉर्च होती है, डिस्प्ले होती है,
इलेक्ट्रॉनिक बैटरी लगी हुई होती है, तो बहुत सारे फीचर्स इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसकी जो बॉडी बनाई गई है वो हाई ग्रेड एल्यूमिनियम अलॉय से बनाई गई है, जो इससे काफ़ी हल्का वजन प्रोवाइड करती है और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब लंबे समय तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डे एंड नाइट किसी भी समय ये फायरिंग करने में सक्षम होती है। और इसमें कलर डिस्प्ले लगी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो वॉल है, वॉल के कॉर्नर से हम यहाँ पर किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने के प्रयास कर रहे हैं, और इसमें वीडियो के थ्रू ये आर्मी पर्सनल किसी भी व्यक्ति को देख सकता है जो कि कॉर्नर के साइड में होगा। उसके बाद ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन या फिर काउंटर टेरर ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो ये टॉपिक था डीआरडीओ का कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्डोर्स। कॉन्डोर्स क्या है? ये बेसिकली एयरक्राफ्ट है, और इंडियन नेवी ने रिसेंटली P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को अभी कमीशन किया है, और इस स्क्वाड्रन का नाम रखा है कॉन्डोर्स। स्क्वाड्रन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट। तो मतलब यहाँ पर P-81 जो एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी ने कमीशन किए हैं, इसमें बहुत सारे एयरक्राफ्ट को रखा गया है, और बहुत सारे एयरक्राफ्ट के इस ग्रुप को ही हम स्क्वाड्रन कहते हैं। इस स्क्वाड्रन का नाम रखा गया है कॉन्डोर्स। अब कॉन्डोर्स क्या है? ये बेसिकली एक लैंड पर रहने वाला पक्षी है, जिसके विंग्स काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी मजबूत पंख होते हैं इसके। उसके बाद इस कॉन्डोर्स में एक्सीलेंट सेंसर कैपेबिलिटी होती है। ये पक्षी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होता है। इसके पंजे बहुत पावरफुल एंड शार्प होते हैं, और साथ में इसके जो विंग्स होते हैं वो काफ़ी मैसिव होते हैं। तो इस कॉन्डोर पक्षी की स्पेसिफिकेशन के ऊपर ही हमने इस P-81 स्क्वाड्रन का नाम रखा है, जो इसकी क्षमता को दिखाता है, इसकी कैपेबिलिटी को दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट एक गेम चेंजर एयरक्राफ्ट है। गेम चेंजर एयरक्राफ्ट स्पेशली हम यूज करेंगे मैरीटाइम सर्विलांस के लिए। तो समुद्री क्षेत्रों में अगर आपको कोई सर्विलांस करना है, वहां की इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, तो इसको यूज किया जा सकता है। आप इसके माध्यम से स्ट्राइक कर सकते हैं। आप इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन कंडक्ट कर सकते हैं। सर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन के अंतर्गत आप किसी एनिमी कंट्री को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की पहुंच तक बाधित कर देते हैं, और इसकी वजह से उन्हें काफी डिसएडवांटेज होता है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं। आप इसके माध्यम से आर्मी, एयरफोर्स को बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं दुश्मन के माध्यम से। तो ये हो गया गेम चेंजर एयरक्राफ्ट। उसके बाद रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 6 मोर P-81S विमान को खरीदने के लिए एक अप्रूवल दे दिया गया है। प्रपोजल को इन्होंने अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी भी ये अंडर रिव्यू में ही है हालांकि। तो ये हमारे P-81S मिसाइल सिस्टम हो गए। नेक्स्ट टॉपिक इज वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। अब ये टॉपिक आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स चीफ ने ये चेतावनी दी है कि हमें कुछ नए थ्रेट फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ा थ्रेट है वेपनाइज द स्पेस डोमेन, जिसको अभी तक हम सेफ मानते हैं। मतलब जो स्पेस होता है जहां पर सैटेलाइट्स वगैरह रखे हुए हैं, वो एक सेफ स्पेस है, वहां पर ह्यूमंस नहीं है, लेकिन ह्यूमन वहां भी इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पर भी वेपन्स तैनात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो भी हैविली बॉडीज स्पेस में लोकेटेड हैं, लाइक कोई सैटेलाइट हो गया या फिर जैसे स्पेस स्टेशन वाली चीजें हो गई, तो इन पर हम वेपन्स को प्लेस करेंगे। ओके। उसके बाद हम इसमें दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक अर्थ से आप किसी स्पेस टारगेट को, स्पेस ऑब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये भी वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट थिंग, अगर इसमें हम एग्जांपल लेने की कोशिश करें, तो कोई भी ऑर्बिटल या सब ऑर्बिटल सैटेलाइट इसके अंतर्गत आ जाता है, जो कि एनिमी के सैटेलाइट को किल कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसमें हम मिसाइल के थ्रू किसी स्पेस एसेट को अटैक कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। हम एनिमी सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल को जैम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ना, ये वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस के अंतर्गत आती हैं। ओके। नेक्स्ट दो टर्म हैं, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस एंड मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस। वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस आप जान चुके हैं, जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं स्पेस में उस पर वेपन तैनात करना वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस कहलाता है। लेकिन यदि मिलिटराइजेशन की बात करें, तो मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस के अंतर्गत हम C4ISR को लेते हैं। C4 का मतलब कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर। तो यहां पर इन सारी ही चीजों को यूज किया जाता है हमारी इंडियन फोर्सेस के द्वारा भी, और साथ में हम यहां पर
इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी को आप मिलिट्री के लिए यूज कर रहे हैं तो हर देश लगभग इसको यूज करता है। नेक्स्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है? मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस के अंतर्गत हम कन्वेंशनल बैटलफील्ड में इसको यूज करते हैं, है ना। जो मिलिटराइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया है कि जो सैटेलाइट्स है उससे प्राप्त इंफॉर्मेशन को आप कन्वेंशनल बैटलफील्ड में यूज करते हैं, लाइक आप समुद्र में इसको यूज कर सकते हैं, आप एयर में इसको यूज कर सकते हैं, और आप इसको बैटलफील्ड यानी कि जो ग्राउंड है, आर्मी वाला फील्ड होता है, उस पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस के अंतर्गत आउटर स्पेस खुद में एक बैटल ग्राउंड बन जाता है, जिसको हम फोर्थ फ्रंट ऑफ वॉर कहते हैं। फोर्थ फ्रंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक 3 फ्रंट आपने देखे होंगे कि लैंड पर आप लड़ाई लड़ सकते हैं, आप समुद्र में लड़ाई लड़ सकते हैं, और आप एयर में लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अब स्पेस खुद एक बैटलफील्ड बन जाएगा, तो इसलिए इसको हम फोर्थ फ्रंटियर ऑफ वॉर कह रहे हैं, और ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा सभी देशों के लिए। और इसके लिए बहुत सारी कंट्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रही है ताकि स्पेस का वेपनाइजेशन किया जा सके, तो ये खतरनाक सिद्ध हो सकता है। और इंडिया भी स्पेस पावर की रेस में काफ़ी ज़्यादा आगे है। अब यहाँ स्पेस पावर की रेस में आगे होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस चाहते हैं, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी भी इंडिया को निगेटिव रोल में नहीं दिखाना है। चलिए आगे अगर इसमें बात करें तो इंडिया ने इस क्षेत्र में बहुत सारे कदम लिए हैं, जैसे कि 2019 में डिफेंस स्पेस एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद DRDO का आपने नाम सुना होगा, उसी तरीके से हमने एक और एजेंसी को इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, DSRO, ठीक है। तो इसरो की तरह ये DSRO हो जाएगा। तो ये एजेंसीज हो गई। उसके बाद हमने इस क्षेत्र में एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट भी किया है जिसका नाम था मिशन शक्ति, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। सो एंटी सैटेलाइट मिशन को टेस्ट करने वाली इंडिया पूरे वर्ल्ड में 4th कंट्री हो गई है, और बाकी की अगर 3rd लीडिंग कंट्री की बात करें तो कौन कौन सी आ जाएंगी? नेपाल, भूटान, मालदीव? नो, आंसर इज यूनाइटेड स्टेट, रशिया एंड चाइना। ये लीडिंग कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया से पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया हुआ है। और यदि हम अपने एंटी सैटेलाइट टेस्ट की बात करें तो इसमें हमने एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करके स्पेस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया था, और ये सैटेलाइट लगभग 300 किलोमीटर की हाइट पर प्लेस था लोअर अर्थ ऑर्बिट में, ओके। तो ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, अगर हम यूएसए के कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें जो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, तो उसमें आ जाएगा स्पेस बेस्ड लेज़र। आप क्या करेंगे? अपने सैटेलाइट पर कुछ लेज़र लगा देंगे और इस लेज़र के माध्यम से एनिमी के सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा, तो ये काफ़ी खतरनाक होगा। उसके बाद एंटी सैटेलाइट वेपन्स यहाँ यूज़ किए जाएंगे, किसी मिसाइल के थ्रू आप किसी सैटेलाइट को ख़त्म कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। नेक्स्ट, यदि हम ग्लोबल फ्रेमवर्क की बात करें कि वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस को रोकने के लिए क्या कोई प्रयास किए गए हैं, तो बिल्कुल किए गए हैं। एक आउटर स्पेस ट्रीटी है जिसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था 1967 में, बट आप जानते हैं कि सभी कंट्रीज इस रेस में आगे बढ़ रही हैं, तो इसका कुछ खास अभी महत्व दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी यदि हम इस ट्रीटी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जो आउटर स्पेस है वो ऑल मैनकाइंड के बेनिफिशियल के लिए यूज होना चाहिए, और सभी देशों के हितों के लिए इसको यूज किया जाना चाहिए पीसफुल पर्पस से, ना कि आप इसको एक बैटल ग्राउंड में बदल दें। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया था कि कोई भी नेशन अपने आउटर स्पेस पर सॉवरेनिटी को क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। सॉवरेन आप सिर्फ लैंड पर हैं, आप सिर्फ जो समुद्र है उस क्षेत्र में सॉवरेन है, बट स्पेस में कोई भी सॉवरेनिटी किसी भी कंट्री की नहीं आती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक और मेजर भी है, प्रिवेंशन ऑफ एन आउटर स्पेस आर्म रेस, तो इसके अंतर्गत भी वही सारी चीज़ें आती हैं। पीसफुल पर्पस से हमें स्पेस को यूज़ करना है, जैसे कि आपका अभी ये पीछे वाला हमने देखा था आउटर स्पेस ट्रीटी, उसी तरीके से ये भी होता है। तो ये टॉपिक हो गया वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। नेक्स्ट टॉपिक इज डेफ कनेक्ट 2.0। डेफ कनेक्ट 2.0 क्या है? ये रिसेंटली डेफ कनेक्ट 2.0 न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया था, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कुछ न्यू इनोवेशन को लॉन्च किया गया है, जिसमें एक है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि IDEX प्राइम,
और दूसरा है 6th डिफेंस इंडियन स्टार्टअप चैलेंज, ठीक है, DISC 6 इसको कहा जाता है। अब डेफ कनेक्ट 2.0 के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लीजिए। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा और पर्पस होता है कि हम अपने स्टार्टअप कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को और आर्म्ड फोर्स पर्सनल को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर कुछ इंडिजिनस इनोवेशन करें डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि आप जानते हैं डिफेंस सेक्टर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमारी दोनों ही सीमाओं पर दुश्मन देश मौजूद हैं, तो आपको इस क्षेत्र में प्रगति करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, यदि इनिशिएटिव की बात करें तो IDEX प्राइम इनिशिएटिव है। इसके माध्यम से हम कुछ प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे और ये ऐसे प्रोजेक्ट होंगे डिफेंस फील्ड के जहां पर आपको 1.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की फंडिंग की आवश्यकता होगी। तो इसको क्लियर करने का काम IDEX के द्वारा किया जाएगा। बाकी यदि बात करें डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज यानी कि DISC 6 की, तो इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है डिफेंस एंड एरोस्पेस फील्ड में रिलायंस प्राप्त करना, सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और इनोवेशन को प्रोत्साहन देना। तो डेफ कनेक्ट आ जाए या फिर IDEX आ जाए या फिर DISC 6 आ जाए, आप एक लाइन हमेशा ध्यान में रखिए, इसका ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। किस फील्ड में? डिफेंस एंड एरोस्पेस फील्ड में। इतना अगर आपने याद रख लिया तो आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये इनफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, उसके बाद एक इनिशिएटिव है I4D, तो इसको हम कहते हैं इनोवेट फॉर डिफेंस इंटर्नशिप। इस इंटर्नशिप के माध्यम से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको हम ट्रेन करेंगे, उनको यहाँ पर सिखाया जाएगा कि आप कैसे डिफेंस प्रोडक्ट को बना सकते हैं, कैसे उसमें इनोवेशन कर सकते हैं और वो इकोसिस्टम के पार्ट बन सकते हैं। जो भारत में डिफेंस इकोसिस्टम चल रहा है वहाँ पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन IDEX के बारे में देख लीजिए। इसको लॉन्च किया गया था 2018 में और ये बात हम कर चुके हैं कि यहाँ पर आपको आत्मनिर्भर बनना है, जो इंडियन मिलिट्री है उसको मॉडर्न बनाना है और यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड की जाती है MSME, स्टार्टअप, इंडिविजुअल या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को, ताकि वो डिफेंस के फील्ड में नए नए इनोवेशन कैरी आउट कर सकें। उसके बाद इसको फंड कौन करता है? IDEX को फंड करता है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लीजिए। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत बनाया गया है और इसमें फंडिंग किसके द्वारा की जाती है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। अब ये IDEX को हाई लेवल पॉलिसी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब अगर आपको डिफेंस के फील्ड में कोई न्यू इनोवेशन करने हैं तो किस गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है, किस तरीके से उनको प्रिपेयर करना है, ये सारी ही चीज़ें इसके द्वारा बताई जाती हैं। तो ये टॉपिक आपका फिनिश होता है डेफ कनेक्ट 2.0। तो इस लेक्चर में इतना ही। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और नेक्स्ट लेक्चर आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप हमें बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया हो और सब्सक्राइब कर लीजिए ओनली IAS के चैनल को, सो डैट न्यू लेक्चर्स आपको सही समय पर मिल सकें। थैंक यू सो मच।